नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 17 दिसंबर और आज से शुरू कर रहे हैं हम 9th क्लास की एनसीईआरटी। तो मेरे क्लास के बच्चे जो मतलब मेरे स्कूल के बच्चे जो भी 9th क्लास के हैं, ये उनके लिए भी एक इनोवेशन होगा और आप लोगों के लिए, क्योंकि हम कंपटीशन एग्ज़ाम में जब से उतरते हैं, जब से हमारे लिए एनसीईआरटी क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ और बिल्कुल बेस लेवल से मैं उसी तरह से पढ़ाऊँगी जैसे कि मैं 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से शुरू करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया था एक छोटे से लेक्चर में, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पीछे जाके आप देख सकते हैं, इससे पहले वाला लेक्चर वही होगा। और हर क्लास की एनसीईआरटी की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो जब भी आपको पढ़ना हो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी, टेंथ की एनसीईआरटी, ये सब तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, तो चलते हैं हम भारत के आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान भारत का रहा है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है बेसिक, इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं आगे, है ना। जो चीज़ें समझने की होंगी वही समझेंगे हम, बाकी थोड़े कम टाइम पास कम करेंगे, क्योंकि थोड़ा मैं चाहती हूँ जल्दी कवर करें, है ना, कि बच्चों की एग्ज़ाम से पहले सारी दोनों बुक्स 9th और 10th की, 11 12th का तो हो चुका है, लेकिन 9th और 10th की एनसीईआरटी कम से कम कंप्लीट हो जाए। तो स्थिति शुरू करते हैं। देखो, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है ये मैंने आपको कल बता दिया था। उत्तरी गोलार्ध कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा होता है, पश्चिमी कौन सा होता है और पूर्वी कौन सा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और हम एग्जैक्टली देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और कर्क रेखा देश में 23.5 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में, तथा और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। एटलस से इसकी पहचान करिए और इन द्वीपों का समूह को विस्तार से समझिए। देखो दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो एटलस नाम की बुक आप सबको पता है, किसी भी बुक डिपो में मिल जाएगी, वो खरीद लीजिएगा, या फिर मैप अपने रूम में चिपका लीजिएगा। इंडिया का मैप हम देखेंगे तो सबसे पहले तो देखो ये पूरा विश्व है ना, या फिर इसे थोड़ा गोल बना देंगे तो ये हमारा ग्लोब हो जाएगा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो सारी क्षैतिज रेखाएं हैं, 0, 15, 30, 45, 60, 75, और कहाँ तक खत्म हो रही है, लास्ट वाली क्या है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इधर सेम 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो 181 है, ये तो क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं 1 2 ऐसे करके जा रही हैं और लास्ट जा रही हैं ये 180 तक इधर और 180 तक इधर। मतलब जो देशांतर रेखाएं होती है वो पूरा गोला होती है। मतलब ये 0 डिग्री वाली इधर है ना, तो वो पीछे भी जाएगी, यूँ एक पूरा गोला बनाती हैं। जैसे कि 1 डिग्री है तो वो ऐसे घूमेगी, 2 डिग्री है तो वो ऐसे घूमेगी, ऐसे करके अक्षांश देशांतर रेखाएं जो होती है पूरा गोला बनाती हैं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ये हमने पहले वाले लेक्चर में सब देख लिया था। ठीक है, तो उत्तरी ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर का जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे का गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे पश्चिम का जो गोलार्ध है वो पश्चिमी गोलार्ध, और इससे पूर्व का जो गोलार्ध है वो पूर्वी गोलार्ध। अब भारत ये रहा, येलो कलर का जो बना हुआ है वो भारत है, आप सबको दिख रहा होगा। तो अब देखिए भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम पूर्व में है तो पूर्वी गोलार्ध। तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, गोलार्ध आपको समझ में आ गया।
अब हमने पढ़ी थी अक्षांश रेखाएं। देखो भारत की अक्षांश स्थिति कैसे देखेंगे। सबसे पहले पहले हमने पढ़ी थी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी, जो क्षैतिज होती है। जैसे 0 डिग्री को मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी को हमने क्या बोला था, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी को हमने क्या बोला था, मकर रेखा, ठीक है। इसी तरह से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है ना, ये अक्षांश रेखाएं हो गई। अब 0 डिग्री से अगर शुरू हो रही हैं तो देखो 0 से फिर 1 2 3 4 करके 15, फिर 16 17 18 करके 30, फिर 31 32 से लेकर 45, 46 47 से लेकर 60, ऐसे जा रही है ना। तो नीचे की तरफ क्या आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत स्टार्ट हो रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नीचे आएगा कि ऊपर आएगा भाई, नीचे आएगा ना, क्योंकि 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, 0 के बाद में 1 2 3 4 करके, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है ना नीचे ही नीचे वाला, ये कहाँ पे स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। ऐसे करके हम चलते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 करके, और ये जो हम खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ऊपरी कोना है, ये खत्म हो रहा है 37 डिग्री 6 मिनट पे। तो कभी भी आप भारत की अक्षांश स्थिति ज्ञात करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर की तरफ नहीं बनाना है, नीचे की तरफ बनाना है। और ये चीज़ रटना नहीं है, ये समझना है, क्योंकि 0 डिग्री पूरे गोले को हमारे को 2 भागों में बांट रहा है ना, और हम कहाँ पे हैं, 23.5 डिग्री हमारे भारत के मध्य से गुजरती है, जो कर्क रेखा है यहाँ से गुजरती है दोस्तों 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री मध्य से गुजरती है। तो हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है अक्षांश रेखाएं। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ, और 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर हम 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म हो रहे हैं। और अक्षांश रेखाओं से हम विश्व को कौन से गोलार्ध में बांटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी में, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश, तो हम क्या कहेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ही हम स्थित है। ये तो हो गई हमारी अक्षांशीय स्थिति। अब हम चलते हैं देशांतरीय स्थिति। देखो देशांतरीय स्थिति में हमने क्या देखा था, जो ग्रीनविच मानक यामूतर है विश्व की, वो है ग्रीनविच। यह ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच नाम दे दिया। मतलब 0 डिग्री देशांतर है जो विश्व को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है, उसे हमने कहा ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अब 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 करके लास्ट में 180 तक, ये 180 डिग्री देशांतर है। और 0 से इधर सॉरी ये तो पूर्व दिशा है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। इधर चलेंगे पश्चिम की तरफ 1 2 3 4 करके लास्ट में 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। मतलब 180 इधर 180 इधर, ऐसे चल रहे हैं हम। तो अब भारत की देशांतरीय स्थिति ज्ञात करेंगे जब, तो हम देखेंगे 0 से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 करके। जो भारत का ये वाला पॉइंट है, कौन सा है भाई, अपना पश्चिमी पॉइंट, ये गुजरात वाला, ठीक है। ये गुजरात वाला जो पॉइंट है ये स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पे। कितने पे, 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर भाई, देशांतर क्या करते हैं, गोले को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटते हैं। तो हम कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। तो क्या बोलेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेकर हम खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, ऐसे चलो 68 69 70 71 72 73 ऐसे करते करते ये जो अपना लास्ट का पॉइंट है ये स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट। कितने पे, 97 डिग्री 25 मिनट। और कौन से गोलार्ध में, वही पूर्वी गोलार्ध में। तो हम ऐसे ही देशांतरीय विस्तार बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये नहीं है कि 68 आप इधर कर रहे हो, इधर नहीं करना है, इधर ही करना है। क्यों इधर करना है, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 0 के आगे ही तो आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 68 पहले आएगा ना। तो इसलिए हमारा जो है पश्चिमी भाग है गुजरात वाला, वो आएगा 68 डिग्री 7 मिनट, और ये खत्म होगा 97 डिग्री 25 मिनट पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अक्षांशरीय और देशांतरीय स्थिति इंडिया की थोड़ी समझ में आ गई होगी। एक इसने बताया है कि हमारे देखो, हमारे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश का मतलब होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो हमारा ये कोना समुद्र में है, ये कोना समुद्र में है, ये कोना समुद्र में है ना, और त्रिभुज की आकृति हमने नीचे से बना रखी है, ठीक है। तो हम प्रायद्वीप हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो हम प्रायद्वीप क्यों हुए, तो आपको समझ में आ गया होगा हम प्रायद्वीप क्यों हुए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या है दूसरी बात, हाँ, कि इस तरफ जो हमारे है वो है अरब सागर,
इस तरफ जो हमारे है वो है अरब सागर, इस तरफ जो हमारे है वो है बंगाल की खाड़ी, और ये जो है वो है हिंद महासागर। एक्चुअली ये सारा हिंद महासागर ही है, लेकिन भारत के जो पश्चिमी हिस्से को हमने नाम दे दिया अरब सागर, जो पूर्व में समुद्र है उसे नाम दे दिया हमने बंगाल की खाड़ी। और वैसे सारा अगर माने तो सारा क्या है हमारा, सारा ये हिंद महासागर ही स्थित, हिंद महासागर ही बोलते हैं सारे को, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में अगर हम चलते हैं तो कि भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है दोस्तों, यहाँ पे है ना लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जो अरब सागर है उसमें लक्षद्वीप स्थित है, और बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान निकोबार स्थित है, ठीक है। एटलस अपने साथ रखिएगा। जैसे ही मैं बोलती हूँ अरब सागर में यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार, आप एक बार एटलस खोल के चेक भी कर सकते हैं भारत के नीचे की है कि नहीं है। तो अब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति याद हो गई होगी। कितने अक्षांशों के बीच हम स्थित हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हम स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा किसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। अब ये कह रहा है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहलाता था 2004 में सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो गया। देखो वैसे तो हमारा दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत के सबसे दक्षिण में क्या स्थित है, ये वाला हिस्सा है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार स्थित है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार का ही एक पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे स्थित था। तो अंडमान निकोबार भी इंडिया का ही हिस्सा है, तो सबसे नीचा हिस्सा तो ये हुआ ना इंदिरा पॉइंट। लेकिन एक बार सुनामी आई और ये इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया है ना, तो पहले हमारा सबसे दक्षिणी हिस्सा ये इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब हमारा सबसे दक्षिणी हिस्सा ये वाला ही हो जाएगा, भारत की जो मेन लैंड है ये वाला ही हो जाएगा, क्योंकि ये अब पानी में डूब गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब पढ़ते हैं भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब ये फैक्चुअल डाटा है, याद ही करना है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे आप 32.8 लाख भी बोल सकते हो, और अगर पूरा याद करना चाहो तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत स्थित है, ठीक है। मतलब भारत का क्षेत्रफल, इतने एरिया को भारत घेरा हुआ है। ये जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है ना, इसको अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पूरे को नापते हैं, तो कितना है भाई, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.4% है। अगर विश्व में भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा देखें, मतलब मान लो विश्व के पास में 100% भूमि है, तो उसमें भारत के पास में कितनी भूमि है, 2.4% है। विश्व की 2.4% भूमि भारत रखता है। चित्र 1.2 के इससे स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर है, और समुद्री तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित 7516 वर्ग किलोमीटर है। देखो दोस्तों, ये कह रहा है विश्व में 7वां बड़ा देश है। देखो विश्व में भारत का हिस्सा तो आपने देख लिया 2.4% क्षेत्रफल पे है, लेकिन कौन से नंबर पे हैं हम क्षेत्रफल के हिसाब से, 7वें नंबर पे है। पहले से 6 देश कौन से हैं, इसका ये कोड याद रखिएगा, रुक, सची, ब्रा, आ, और उसके बाद में भारत। तो रुक सची मतलब रुक, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। रूस से रूस, क से कनाडा, रुक, सच्ची, सच्ची मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना, और फिर ब्रा मतलब ब्राज़ील, और ओ मतलब ऑस्ट्रेलिया। 6 देश ये हो गए। 7वें नंबर का अपना इंडिया है ही। तो रुक, सची, ब्रा, आ, बस आपको इतना सा याद रखना है कि हमसे बड़े क्षेत्रफल में कौन से देश हैं। तो सबसे पहले रसिया, फिर कनाडा, फिर सच्ची मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। क्षेत्रफल नहीं याद करने हैं आपको इनके किसी के भी, ठीक है। लेकिन ये याद करना है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा है भाई, रसिया। रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा कनाडा है, और बाकी आपको बताई है 6 देश, रुक, सची, ब्रा, आ, है ना। इस तरह से आपको विश्व के 7 बड़े देश याद करके रखने हैं, बहुतों बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, जो भारत की सीमा है, स्थलीय सीमा 15,200, ये वाला मैप देखिए।
ये जो ऊपर ऊपर स्थलीय सीमा मतलब जो स्थलबद्ध है, स्थल से घिरी हुई है, तो हमारी यहाँ से लेकर ये सारी जो सीमा है, ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये इतना इतना हिस्सा है ना भारत का, वो सारा स्थल से घिरा हुआ है। स्थल से घिरा हुआ है, तो अगर इसकी लंबाई हम पूरे की मापते हैं तो ये है 15,200। सीमा की बता रही हूँ, अंदर की नहीं बता रही मैं। सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब इस स्थलीय सीमा की, इसकी लंबाई जो मैंने ग्रीन बाउंड्री बनाई है, इसकी लंबाई है 15,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और आधी सीमा आपको पता है, आधा भारत तो पानी में है ना, नीचे वाला भारत तो पूरा अपना पानी में है, तो जलीय सीमा भी तो हो गई अपने पास में, जो जल में डूबी हुई है, ये वाली सीमा है ना। तो जलीय सीमा की लंबाई है अपनी यहाँ से यहाँ तक 7516 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसमें ये लक्षद्वीप, ये दिख रहा है ना आपको, छोटे छोटे बिंदु से बनाई, ये लक्षद्वीप भी ले लेंगे, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देखो अंडमान निकोबार दिखाए गए, ये रे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों की सीमा भी मिला लेंगे, क्योंकि ये भी तो भारत के ही हिस्से है ना, ये भी भारत का हिस्सा है, ये भी भारत का हिस्सा है। इन दोनों की सीमा को भी मिला लेंगे तो हमारी, क्योंकि ये भी जल में है, ये भी जल में है, इधर वाली जल में, इधर वाली जल में है, तो कितनी है 7516 वर्ग किलोमीटर। ये सारे इस लेसन में डाटा है। अगर आप मैप देखते हुए चलोगे, समझते हुए चलोगे, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत को याद करने से पहले भारत का ये वाला मैप बनाइए, एक तो वर्ल्ड का मैप बनाइए जो यहाँ दिखा रखा है ना, वर्ल्ड के मैप में पहले तो भारत की स्थिति देखिए, तब आपको पता चलेगा गोलार्ध कौन सा है, देशांतर कौन से हैं, अक्षांश कौन से हैं। इसके पश्चात इंडिया का मैप बनाइए, इंडिया का मैप बना के और फिर इंडिया की ये सारी सीमाएं लिखिए कि भाई कितनी तो लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इधर लक्षद्वीप किधर है, अंडमान निकोबार द्वीप किधर है, अरब सागर किधर है, ये देखिए ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है। ये सारी चीज़ें कि स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, कहाँ से अक्षांश देखो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, उत्तरी अक्षांश नीचे 8 डिग्री 4 मिनट होगा, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट होगा। ये सारी चीज़ें जब आप हाथ से बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। अगर भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के उत्तर पश्चिमी, इधर भी एक पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, आपने सुना होगा। उत्तरी सीमा पर हिमालय है ही, उत्तरी पूर्वी सीमा पर भी हमारा हिमालय ऐसा फैला हुआ है, हिमालय लगभग ऐसे फैला हुआ है चापाकार आकृति में। और ये हिमालय विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है, मतलब नवीन पर्वत है। अभी नवीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लंबाई अभी बढ़ रही है। और वलित मतलब ये मोड़दार पर्वत है। ठीक है। अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए इसे वलित पर्वत बोलते हैं। कौन सा है? हिमालय पर्वत है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसका दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर यह संकरा होता गया है, और इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यह कह रहा है कि जो भारत का दक्षिणी भूभाग है ना, ये दक्षिणी भूभाग कौन सा है? ये वाला 23.5 डिग्री यहाँ से जा रही है, इसके नीचे वाला। ये कह रहा है दक्षिणी भूभाग उत्तर में तो चौड़ा है, ये देखो ये तो चौड़ा है, और इधर से संकरा होता जाता है ना, उत्तर में चौड़ा है। कहता है ये 22 डिग्री, देखो ये 20 डिग्री है लगभग, और 22 यहाँ मान लो, 22 डिग्री के बाद में ना ये नीचे से पतला होता गया है। तो ये हमें दिख ही रहा है, इसका मैप देखेंगे तो कि हाँ ये पतला हो रहा है। और ये फिर से वही दोहरा रहा है, इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है स्थित है। और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर मैंने बता ही दिया। चित्र 1.3 में देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। कह रहा है कि देखो 37 में से 8 घटाओगे या फिर 68 में से 97 घटाओगे, आपको अगर देखना है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है भारत? 8 डिग्री 4 मिनट से। कहाँ पे खत्म हो रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो अक्षांशीय विस्तार है। तो 37 में से 8 घटाओगे तो भी आपको लगभग वही 28, 29, 30 के आसपास मिलेगा। और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 में से 68 घटाओगे तो भी आपको 29 के आसपास मिलेगा। तो कह रहा है कि वैसे तो देखो अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग हमारा अंदाजन इसे 30 मान लो कि ये भी 30 है, ये भी 30 है, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ तो भारत ज़्यादा लंबा दिख रहा है ना, और चौड़ा तो कम ही दिख रहा है हमें, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम देखें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमारा दोनों का सेम सा ही है ना, ये चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है।
ठीक है। अब देखो देशांतर जो है, जो हमने, हमारे देशांतर कितने हैं भाई, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतर का काम होता है दोस्तों समय निकालना। जो हमने विश्व का मानक समय किसे माना है, देखो एक बार वर्ल्ड वाले में चलो, ये देखो विश्व का मानक समय जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हमने किसको माना है, 0 डिग्री को माना है। तो 0 डिग्री पे, यहाँ पे इस 0 डिग्री पे जब सूर्य पहुँचेगा, एकदम खड़ा हो जाएगा सूर्य, इस पे चमकेगा, तब माना जाएगा कि 12 बजे हैं। फिक्स 12 बजे है भाई दिन के, ठीक है। यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। और मैंने ये भी बता दिया था कि हर एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है भाई, 4 मिनट का अंतर होता है। तो 0 से, भारत कितने से शुरू हो रहा है, 68 पे शुरू हो रहा है ना, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 68 तक चलेंगे। 68 को 4 से गुना कर लो और फिर उसमें 60 का भाग दे देना। 60 मिनट होती है ना एक घंटे में, 60 का भाग दे देना। तो भारत का समय और जो यहाँ पे समय है किस पे, विश्व की मानक अक्षांश रेखा पे, और भारत का समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 5 घंटे 30 मिनट का। बस आप फैक्चुअल डेटा भी याद कर सकते हो कि भारत का जो मानक, विश्व की मानक रेखा है, उससे कितने समय का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। मतलब लंदन के ग्रीनविच शहर में जब 12 बजे होंगे तो इंडिया में उस टाइम कितने बजे होंगे, इंडिया में उस टाइम बजे होंगे 12 में 5.5 घंटे जोड़ दो आप, और कितने बजे होंगे भाई, 6:30 बजे होंगे इंडिया में उस टाइम पे। और ये 12 में 5.5 घंटे क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा समय हमने माना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। इंडिया की मानक समय कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। चलो अब हम आपको ये बताते हैं कि क्यों मानक रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे कि देखो विश्व में 12 बजे हैं, कब बजेंगे 12, जब सूर्य 0 डिग्री ग्रीनविच पर सीधा चमकेगा, है ना। तो भारत देखो शुरू तो 68 मिनट पे हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 97 डिग्री पे, शुरू 68 डिग्री पे हो रहा है ना। और मैंने ये बोला कि एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब 68 डिग्री पे अगर 12 बजे होंगे ना, तो 69 डिग्री पे 12 बज के 4 मिनट, 70 डिग्री पे 12 बज के 8 मिनट, है ना, 71 डिग्री पे 12 बज के 12 मिनट। तो ऐसे करके तो 97 पे हम पहुँचेंगे। तो 68 और 97 के बीच में कितने देशांतर का अंतर है भाई, 97 में से 68 निकाल लो आप, 97 में से 68 निकाल लो, 29 मिलेगा लगभग आपको। तो लगभग 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। 30 मिनट का अंतर है, मतलब 30 देशांतरों का अंतर है, क्योंकि हमारा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 है ना, 30 देशांतरों का अंतर है। अब 30 देशांतरों का अंतर और एक देशांतर पर कितने समय का अंतर, 4 मिनट का। 30 को 4 से गुणा करो, 120। 120 में कितने, 120 मिनट में कितने घंटे हुए भाई, 60 का भाग दे दो 120 मिनट में, 2 घंटे। तो मतलब क्या हुआ कि अगर गुजरात में 12 बजे हुए हैं ना, तो यहाँ पे तो 2 बज जाने चाहिए थे, 2 बज जाने चाहिए थे ना, क्योंकि 2 घंटे का अंतर हो गया 4-4 मिनट के हिसाब से। तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में तो 2 बज जाने चाहिए थे। लेकिन क्या आपने सुना है कि आप कभी अरुणाचल प्रदेश में हो, गुजरात में फ़ोन करके पूछते हो कि पापा हमारे तो 12 बजे, आपके कितने बजे हैं, पूछते हो क्या? आपके बहुत सारे मामा, जैसे आप जम्मू में रह रहे हो, आप कन्याकुमारी वाले को पूछते हो क्या कि भाई आपके कितने बजे हैं? नहीं पूछते ना। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में समय समान है। और भाई ये समय समान कैसा हुआ मैडम, आप तो कह रहे हो 4 मिनट का अंतर होता है, और हम तो 30 डिग्री देशांतरों को पार करके जा रहे हैं इधर से इधर, फिर समय समान कैसे हो गया? तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 82.5 डिग्री रेखा है, ये यहाँ से गुजर रही है। इसको हमने मानक समय अक्षांश रेखा मान लिया, मानक यामोत्तर रेखा मान लिया कि जब 82.5 डिग्री पर जितने बजे होंगे ना इंडिया में, 82 डिग्री 30 मिनट पे, उतने ही सारे उतने ही पूरे इंडिया में बजे होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने इंडिया की सारी घड़ियाँ एक समान चलाना चाहते थे, ताकि ऐसे नहीं हो कि इधर की स्कूल 7 बजे खुल रही है, इधर की 9 बजे खुल रही है। इसलिए है ना, कि हर टाइम हमारे देश का सारा टाइम सारी घड़ियों में एक समान टाइम हो, ठीक है। तो ये जो रेखा है, जो 82.5 डिग्री है, ये यहाँ से गुजरती है। और ये रेखा भारत के सबसे पहले इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। तो नैनी शहर की जो घड़ियाँ हैं, वही उसी के अनुसार पूरे इंडिया की घड़ियाँ चलेंगी। ये हमने डिसाइड कर लिया। 82.5 डिग्री पर जब सूर्य पहुँचेगा, सीधा चमकेगा 82.5 डिग्री पर, तो वहाँ पे 12 बजेंगे, तो ही पूरे इंडिया में 12 बजेंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि यार ये तो ठीक है, आपने बोल दिया मैडम कि 82.5 डिग्री पर, लेकिन हमने 82.5 डिग्री ही क्यों माना,
क्यों और कोई देशांतर नहीं माना? हम ये भी तो मान सकते थे, यहाँ बीच वाला 70 भी तो मान सकते थे, हम 65 भी तो मान सकते थे, 68 से तो शुरू ही हो रहा है, 70 भी तो मान सकते थे, 80 भी तो मान सकते थे, या फिर 90 भी तो मान सकते थे। 82.82 क्यों माना? देखो 82.82 हमने इसलिए माना क्योंकि यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं 68 डिग्री से, ख़त्म हो रहे हैं 97 डिग्री पर। 97 में से 68 घटाओगे तो लगभग 29 कुछ मिलेगा, ठीक है। 29 का लगभग आप आधा करोगे ना तो आपके आएंगे 14 पॉइंट कुछ, ठीक है। मतलब 29 देशांतरों के बीच से 29 देशांतर हमारे बीच से गुजर रहे हैं, इसका आधा करते हैं तो 14 14.5 लगभग आता है। अब 68 में 14.5 जोड़ दो, क्योंकि 68 से शुरू हो रहे हैं ना अपन, 68 में 14.5 जोड़ देते हैं, तो 68 में 14.5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 82.82 डिग्री, लगभग इतना ही। इसलिए हमने आधे के हिसाब से कि जितने हमारे पास में देशांतर हैं उसका हमने आधा कर लिया, और जो फिक्स आधा देशांतर है, फिक्स आधे हैं 68 से 97 के बीच में, उसी को हमने हमारा मानक यामोत्तर अक्षांश मान लिया। अब समझ में आ गई? अब कभी दिक्कत तो नहीं होगी समय निकालने में। एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखो सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है ना, तो 0 डिग्री से जब भी पूर्व की ओर चलेंगे तो समय को बढ़ाएंगे, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय को घटाएंगे। मतलब अगर 12 बजे यहाँ बजे हैं और भारत में पूछेंगे तो भारत में जो 5.5 घंटे हम आगे हैं, ना कि पीछे होंगे। क्यों? क्योंकि हम 0 डिग्री के पूर्व की तरफ स्थित है। और अगर इधर अमेरिका में पूछेंगे तो अमेरिका में जितना भी होगा हम पीछे होंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री के पश्चिम में स्थित है। ये चीज़ और याद रख लेना। अब आप विश्व का कहीं का भी समय निकाल सकते हो। अगर आपको देशांतर दे दे, आपको कह दे कि अगर अमेरिका 60 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो बताओ अमेरिका अगर 0 डिग्री पे 12 बजे है तो अमेरिका पे कितने बजे होंगे? तो है ना, तो 0 डिग्री से 60 डिग्री तक आप टाइम निकाल लो कि कितने देशांतर का अंतर हो गया, है ना। उतने देशांतर को फिर 4 से गुणा कर दो और उसमें 60 का भाग दे दो, सीधा सा है ना, और समय निकल जाएगा। हमें यहाँ पे भारत का समय समझना था, वो हमने समझ लिया। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, ये मैंने आपको बता दिया। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात का अंतर क्यों होता है, ये चीज़ और देख लेते हैं। देखो 0 डिग्री यहाँ से अक्षांश रेखा 0 डिग्री यहाँ से गुजर रही है ना, और सूर्य है हमारा यूं चक्कर काटता रहता है, 0 से 23.5 डिग्री जाएगा आधे साल में इधर, है ना। मतलब 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, फिर वापस मुड़ जाएगा, फिर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकेगा। उधर इस तरफ हमारे सर्दियां होंगी जब सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां पड़ने लग जाएंगे ना, क्योंकि सूर्य हमसे दूर चला गया। फिर 22 दिसंबर के बाद में वापस लौटना शुरू कर देगा। भूमध्य रेखा पर कब आएगा? 21 मार्च को आएगा। 21 मार्च को फिर से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होंगे, है ना। और फिर 21 जून को कहाँ पहुंचेगा? कर्क रेखा पर पहुंचेगा। 21 जून को क्या होता है भाई? उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ पड़ती है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमने ये देख लिया कि सूर्य जो है भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही रहता है, और मैक्सिमम 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाता है, मैक्सिमम 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जाता है ना। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि हमारा जो ये नीचे वाला पॉइंट है कन्याकुमारी, यहाँ पे सूर्य तब ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए दिन जल्दी उगेगा ना यहाँ पे। और जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा सूर्य दूर होता जाएगा ना हमसे, क्योंकि ऊपर तक तो पहुँच ही नहीं रहा। 23.5 डिग्री हमसे बीचों बीच गुजर रही है, बस यहाँ तक सूर्य मैक्सिमम पहुँच रहा है। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा कि मतलब लेट उगेगा। ऊपर की तरफ सूर्य का प्रकाश कम दिखेगा, नीचे की तरफ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि क्या बताया है, अक्षांश का प्रभाव से दक्षिण और उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो दक्षिण और उत्तर में ऑफ कोर्स ये बात है कि दक्षिण की तरफ सूर्य ज़्यादा दिखेगा, तो ज़्यादा मतलब दिन का असर ज़्यादा दिखेगा। ऊपर की तरफ कश्मीर की तरफ क्या होगा? सूर्य का प्रकाश कम पहुँचेगा। इस तरह से अक्षांशों का जो असर है वह सूर्य तप पे पड़ जाता है, ठीक है। अब आगे का हम कल पढ़ लेते हैं। आज की 30 मिनट की क्लास हो गई है। भारत और विश्व हम थोड़ा सा कल पढ़ लेंगे, और कल ये चैप्टर हम हमारा पूरा भी कर देंगे। हाँ, कल ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सभी दोस्तों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है और आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।